साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत। डियर पीटीटी और बीएसटीसी के स्टूडेंट्स, हमने बीएसटीसी और पीटीटी के संपूर्ण कोर्स की अरसे पहले घोषणा की थी, जिसको लेकर समय समय पर आपके सामने अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट और टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्लास दर क्लास हमने कई सुधार करने की कोशिश की है और सुधारों के साथ आप सबका भी स्नेह और रेस्पॉन्स हमें लगातार मिला है। साथियों, हिंदी शिक्षण अभिक्षमता और रीजनिंग की क्लासें आपके बीच में पहुंच चुकी है और जीके के सेगमेंट को लेकर हम अपनी योजना आगे की कुछ क्लासों में आपके सामने लेकर उपस्थित होने वाले हैं। आज की इस कक्षा में हम अपने शिक्षण अभिक्षमता के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने शिक्षक और शिक्षण अधिगम टॉपिक के बारे में बातें की है। आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो है संप्रेषण। साथियों, एज ए टीचर हमें संप्रेषण कौशल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अंत्यक्रिया से गुजरता है, शिक्षक भी गुजरता है और उसके साथ अंत्यक्रिया में छात्र शामिल होते हैं। तो इस संबंध में शिक्षक को संप्रेषण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसको एक अच्छा संप्रेषक होना चाहिए। एप्टीट्यूड के डेवलपमेंट के दरमियान अपने को संप्रेषण भी अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्नों पर लगातार अभ्यास करते होंगे। साथियों, बार बार इस बात को मैं याद दिलाता हूं कि शिक्षण अभिक्षमता में अच्छी सफलता के लिए हमें टॉपिक पढ़ने के साथ साथ प्रश्नों को प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास अपना जारी रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्नों का अभ्यास कर रहे होंगे। बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा संप्रेषण। चलिए संप्रेषण पर बात करते हैं। साथियों, संप्रेषण के लिए हम एक और शब्द का साधारण अर्थ हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं संचार। अक्सर हम पढ़ते हैं संचार के माध्यम, संचार की प्रक्रिया। इस पर हमारे पाठ्यक्रम में चर्चाएं होती रहती है, स्कूली पाठ्यक्रम हो या फिर स्कूली शिक्षा के बाद के। शब्द की बात करें तो देखो साथियों कि संप्रेषण शब्द हिंदी का, अगर इसकी शब्द का अर्थ निकाले तो सम और प्रेषण दो शब्दों से बनता है। सम का मतलब होता है सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, और प्रेषण का मतलब होता है भेजा जाना। यह बात हो गई हिंदी के शब्द का अर्थ कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। दूसरा शब्द है इंग्लिश का, जिसका ट्रांसलेशन संप्रेषण होता है। तो इस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह भी हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार डीपली क्वेश्चन नहीं पूछकर शब्द के अर्थ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संप्रेषण का निकटतम अर्थ होगा या संप्रेषण का सबसे सही अर्थ क्या होगा। साथियों देखिए, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। वर्ड ओरिजिन के संबंध में उसकी मूल भाषा बताई जाती है कि वो किस भाषा का शब्द है। तो कम्युनिकेशन लैटिन भाषा का शब्द है। अधिकांश शब्द हम देखते हैं जिनमें कहीं इंग्लिश का शब्द दिया जाता है, कहीं पे लैटिन का दिया जाता है, कहीं पे ग्रीक या यूनानी भाषा का दिया जाता है। ठीक वैसे कम्युनिकेशन वर्ड की जो ओरिजिन है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। वो शब्द है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर कम्युनिकेयर शब्द से कम्युनिकेशन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर, यानी कि साझा करना। कम्युनिकेयर, इसका अर्थ होता है हिंदी में साझा करना या फिर टू शेयर। अब कम्युनिकेयर में साझा क्या किया जाना है, इस संबंध में क्लियरेंस नहीं है, लेकिन जब हम संप्रेषण के अर्थ में इस प्रकार कम्युनिकेशन टॉपिक को पढ़ते हैं तो बात आ जाती है साझा करना, और साझा क्या करना, तो फिर वही बात आ जाती है अंत्यक्रिया वाली कि विचारों को साझा करना, भावों को साझा करना। एक व्यक्ति जो दूसरे तक बात पहुंचाना चाहता है उसको दूसरे तक पहुंचाना विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए। तो शब्द का जो अर्थ है वो क्लियर होता है। एक बार फिर से समझिए, देखिए सम और प्रेषण हिंदी के अर्थ है। सम का मतलब है सम्यक, यानी सही प्रकार से, ठीक प्रकार से, सम्यक, और भेजने का मतलब है साझा करना, ठीक तरह से। और इंग्लिश का जो वर्ड है कम्युनिकेशन, इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से। लैटिन क्या है, तो लैटिन भाषा है, इसको लातीनी भाषा भी कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति हुई है कम्युनिकेयर से। कम्युनिकेयर का अर्थ होता है साझा करना। ऐसे में अगर कम्युनिकेशन शब्द का भी अगर अर्थ कभी पूछ लिया जाए कि कम्युनिकेशन शब्द का निकटतम अर्थ क्या होगा, तो हमारा उत्तर रहेगा साझा करना।
और इस टॉपिक के संबंध में कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, तो विचारों को साझा करना। विचार विनिमय का माध्यम भाषा होती है और भाषा का प्रयोग करते हुए संप्रेषण और अंत्यक्रिया की जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण का अर्थ हम इसी से समझ सकते हैं कि एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में संप्रेषण की अंत्यक्रिया की आवश्यकता होती है और अंत्यक्रिया संप्रेषण के माध्यम से होती है। साथियों, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं शब्द अर्थ के बाद इसकी परिभाषा क्या होती है, संप्रेषण किसको कहेंगे या संप्रेषण को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, संप्रेषण को हम विचारों के आदान प्रदान से भी जोड़ सकते हैं, जो कि भाषा की परिभाषा होती है कि भाषा किसे कहते हैं, तो भावों का या विचारों का आदान प्रदान होना। लेकिन कम्युनिकेशन या संप्रेषण की परिभाषा थोड़ी अलग होती है। वो इस प्रकार की विशिष्ट विचार, कोई खास विचार स्पष्ट होना चाहिए पहले से, जिसको हम संदेश कहते हैं। विशिष्ट विचार या विशिष्ट भाव, विशिष्ट विचार को उपयुक्त माध्यम से, उपयुक्त का मतलब यहां पर यह हुआ कि जो विचार है उसको सही तरीके से कौन सा माध्यम संप्रेषित कर पाएगा, कि अगर हम कोई चित्र किसी दूसरे को भेज सकते हैं तो शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, अतः हम भाषा यानी कि ध्वनि के उपयोग से चित्र को साझा नहीं कर सकते। उसके लिए अपने को मल्टीमीडिया डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम चित्र को भेज सकते हैं या फिर एज ए लेटर, पत्र भेजने की तरह भेजना पड़ता है। यहां ये बात काम करेगी उपयुक्त माध्यम। विशिष्ट विचार को उपयुक्त माध्यम से उसी रूप में परिवर्तन नहीं आना चाहिए साथियों। जो बात हम संप्रेषित करना चाहते हैं या बात बताना चाहते हैं, वो ग्राही तक पहुंचते पहुंचते, रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, उसमें कोई भी नई बात नहीं जुड़नी चाहिए, तभी वो वास्तव में संप्रेषण की परिभाषा होगी। अन्यथा हम ये मानेंगे कि संप्रेषण नहीं हुआ है। विशिष्ट विचार को उपयुक्त माध्यम से उसी रूप में अन्य स्थान या व्यक्ति तक पहुंचाना, अन्य स्थान या व्यक्ति तक पहुंचाना। साथियों, यहां पे हमने संप्रेषण के साथ एक शब्द और लिया था, संचार। तो यहां पे हम चर्चा करेंगे कि संप्रेषण और संचार में थोड़ा अंतर क्या है। देखिए, संप्रेषण में केवल विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसी रूप में पहुंचाया जा रहा है, जबकि संचार में हमने अब तक अपनी कक्षाओं में विद्यालयी शिक्षा में पढ़ा होगा कि संचार के माध्यमों में विचारों के साझा करने के साथ साथ सामान को भी लाने ले जाने वाली चीजों को हम संचार में रखते हैं कि संचार सेवा किस प्रकार जुड़ी हुई है। यहां पर विशेष रूप से केवल विचारों को उपयुक्त माध्यम का प्रयोग करते हुए उसी रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना या एक विशिष्ट व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। इस प्रकार हमारे संप्रेषण की परिभाषा और इसका शाब्दिक अर्थ पूर्ण होता है। और इसके साथ हम इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। साथियों, संप्रेषण जो टॉपिक है ये लंबा चौड़ा नहीं है, शिक्षण अभिक्षमता में इसका छोटा सा रोल है, लेकिन इसको अच्छे से समझना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर पीटीटी और बीएसटीसी की परीक्षाओं में इस संप्रेषण नाम के छोटे से टॉपिक से एक दो प्रश्न बनते हैं। इसका कारण ये है कि एक अच्छे शिक्षक में संप्रेषण का कौशल होना चाहिए, जो कि हमने शिक्षक के गुणों में पढ़ा था। हमने शिक्षक टॉपिक को अलग से पढ़ा ही इसीलिए था ताकि हम आगे के टॉपिक को शिक्षक से रिलेट करते हुए ठीक से समझ सकें। हमने शिक्षक के संबंध में पढ़ा था कि शिक्षक का एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा संप्रेषक होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षण अधिगम के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूर्णतया प्राप्त करने के लिए अच्छी अंत्यक्रिया की आवश्यकता होती है, और अच्छी अंत्यक्रिया वही शिक्षक स्थापित कर सकता है जिसमें संप्रेषण कौशल पूर्ण रूपेण विकसित होता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया पर। संप्रेषण किस प्रकार पूर्ण होता है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया, यहां से प्रश्न कभी बार इस प्रकार बनता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से तत्वों से गुजरकर संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो चलिए इसके मुख्य 4 तत्वों की बात करते हैं। इसके अलावा भी तत्वों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो कम्युनिकेशन है उसमें हम 4 तत्वों की बातें करते हैं। और नंबर 1 इसमें रहता है संप्रेषक। संप्रेषक जिसको हम साधारण शब्दों में प्रेषक भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसके लिए सेंडर वर्ड का यूज होगा, भेजने वाला। साधारण अर्थ होगा भेजने वाला। सबसे पहले कोई ना कोई संप्रेषण करने के लिए तैयार होना चाहिए कि कौन भेजेगा, तो कौन का जवाब होता है संप्रेषक। उसके बाद रहता है संदेश, यानी संप्रेषण किसका किया जाना है, कौन सी बात जो है संप्रेषित की जानी चाहिए।
और नंबर 3 पे रहता है माध्यम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक अच्छे संप्रेषण में उपयुक्त माध्यम का बहुत ही अधिक रोल होता है। इसको हम इंग्लिश में मीडिया कह सकते हैं या मीडियम कह सकते हैं। मीडिया कह सकते हैं या फिर मीडियम कह सकते हैं। संदेश को तो हम मैसेज कहते ही हैं कि कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं, मैसेज हो गया। और नंबर 4 जो है वो है ग्राही। ग्राही का अर्थ होता है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे रिसीवर। साधारण शब्दों में समझो तो भेजने वाला, कौन सी बात भेजनी चाहिए, कौन सा संदेश भेजा जाना है, किस माध्यम का इस्तेमाल किया जाना है, और व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। मात्र पहुंचना काफी नहीं है साथियों। संप्रेषण की प्रक्रिया में ग्राही वही व्यक्ति होगा जिसके पास संदेश उसी भाषा में पहुंचा है जिस भाषा में भेजा गया है। अगर संप्रेषक कुछ और कहना चाहे और ग्राही उसका कुछ और अर्थ निकाल दे तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण नहीं कहा जाएगा, उसको हम एक बकवास कह सकते हैं। संप्रेषण में और बातचीत में यही फर्क है कि बातचीत में अगर अर्थ का अनर्थ हो जाए तब भी वार्तालाप तो हुआ है, बातचीत तो हुई है, लेकिन अनिवार्य रूप से संप्रेषण नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना, संप्रेषण की प्रक्रिया में विश्वसनीयता जरूरी है, जो कि हम आगे संप्रेषण की विशेषताओं में देखेंगे कि संप्रेषण में जैसी बात कही गई है वैसी की वैसी बात ग्राही तक पहुंचना आवश्यक है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए कि भाषा की समस्याओं की या भाषा में कोई गलती कर लेने से अर्थ का अनर्थ कैसे होता है। समझने वाला, भेजने वाला और प्राप्त करने वाले की समझ में अगर अंतर है तो अच्छा संप्रेषण स्थापित नहीं होगा, संप्रेषण में कमियां रह जाएगी। जैसे देखो, वो रोको मत जाने दो, इस वाक्य में कहीं पर भी किसी प्रकार के कॉमा का यूज नहीं है। अब हम करके देखते हैं। देखो, रोको मत जाने दो और दूसरा होता है रोको मत जाने दो, जाने दो। अब देखिए, संप्रेषण में अगर थोड़ी बहुत भी अस्पष्टता है, समझने में भूल हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक किसी को रोकना है, नहीं जाने देना है, और दूसरे वाक्य में रोकना नहीं है, जाने देना है। इससे हम समझ सकते हैं कि संप्रेषण के दौरान या अंत्यक्रिया के दौरान उसकी स्पष्टता और जिस अर्थ में भेजा गया है उसी अर्थ में ग्राही को प्राप्त होना जरूरी है। अन्यथा जो जिस उद्देश्य से बात कही गई है उस उद्देश्य के विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। यहां देखिए, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। भेजने वाला कहना तो यह चाहता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को जाने नहीं देना है, रोकना है, लेकिन इनकी भाषा की अस्पष्टता की वजह से वो संदेश ये भेज देते हैं कि रोको मत जाने दो। तो ग्राही समझेगा कि विशिष्ट व्यक्ति को रोकना नहीं है, उसको जाने देना है, यानी कि कहने का जो उद्देश्य था उसके एकदम विपरीत कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार ये संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। कोई भेजने वाला होता है, प्रेषक, सेंडर, जो सबसे पहले तय करता है कि उसको कौन सा संदेश भेजना है, कौन सा मैसेज भेजना है, और उसके बाद उसको माध्यम डिटरमाइन करना है कि वो कौन से माध्यम से संदेश भेजेगा कि उपयुक्त अर्थ में संदेश पहुंच जाए, और अंतिम रूप से उसका प्राप्तकर्ता ग्राही होता है। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो ध्यान रखना है संप्रेषक से प्रारंभ होती है, और किसके पास जाकर या कहां जाकर संप्रेषण पूर्ण होता है, तो ग्राही के पास अर्थपूर्ण रूप में पहुंचकर संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया के संबंध में हमारा ये जो हेडिंग है वो पूर्ण होता है। इसके बाद हम अगले हेडिंग को लेते हैं। साथियों, संप्रेषण की प्रक्रिया को और संप्रेषण के अन्य हेडिंग को ठीक से समझते हुए इनके नोट्स भी लिख लेने होंगे, ताकि जब हम इस संप्रेषण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को फेस करें तब ये चीजें हमारे साथ रह सकें। वैसे शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता के टॉपिक को भले प्रकार से समझने के लिए हमें सभी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन मेरा ये फिर सुझाव रहेगा कि आप जिस प्रकार के टॉपिक पढ़ते हैं उस प्रकार के प्रश्न अपने आप से बनाने की भी कोशिश करें कि संप्रेषण की प्रक्रिया से हमें कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा अभ्यास करने से क्या है कि कोई टॉपिक ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। प्रश्न बनाना भी एक याद करने की अच्छी कला है। अब हम देखेंगे संप्रेषण के प्रकार। हम इसको किन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार कोई एक तरह से नहीं होंगे, कई आधारों पर होते हैं। उद्देश्य के आधार पर होंगे, माध्यम के आधार पर होंगे, संदेश प्रवाह के आधार पर होंगे, लेकिन यहां पर स्टैंडर्डली हम दो प्रकारों को समझेंगे जिनसे अच्छे प्रश्न बनते हैं, और ये थोड़े बिना समझे काम के भी नहीं है। देखो साथियों, दो आधार हम कौन से लेंगे? तो एक तो हम लेंगे संदेश प्रवाह के आधार पर, संदेश
प्रवाह के आधार पर, और दूसरा विभाजन करेंगे हम माध्यम के आधार पर कि किस मीडिया का यूज हो रहा है। जिस मीडिया का यूज होगा उसके आधार पर इसके विभाजन अलग प्रकार से होंगे और संदेश प्रवाह के आधार पर अलग होंगे। प्रवाह का मतलब होता है दिशा में जाना, संदेश किस दिशा से किस दिशा में जाता है। संदेश प्रवाह के आधार पर हम जो है संप्रेषण के 3 प्रकार पर बात करेंगे। एक होता है अधोगामी संप्रेषण, एक होता है ऊर्ध्वगामी। अधो और ऊर्ध्व इन दोनों शब्दों से हम थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, अधोगामी संप्रेषण और ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। और एक होता है क्षैतिज संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण जिसको समतल संप्रेषण भी कहते हैं, क्षैतिज संप्रेषण, हॉरिजॉन्टल बराबरी के लोगों में। साथियों, संप्रेषण के प्रकारों पर बात करते हुए हमने इसको 2 आधारों पर वर्गीकृत किया है कि संदेश के प्रवाह के आधार पर और दूसरा माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर इसकी वर्गीकरण को अभी बाकी है करना है। संदेश प्रवाह के आधार पर देखते हैं कि अधोगामी संप्रेषण किस प्रकार होगा। इसको हम एरो से दिखाते हैं कि प्रदर्शित करते हैं। अधोगामी संप्रेषण जो है डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, और ऊर्ध्वगामी संप्रेषण है जो नीचे से ऊपर होता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और क्षैतिज संप्रेषण जो है वो हॉरिजॉन्टली होता है, समतल होता है, बराबरी के लोगों के बीच में होता है। तीर के निशान से समझ गए। अब इसको उदाहरण से देखते हैं कि अधोगामी संप्रेषण किस प्रकार स्थापित होता है। तो इसके एक उदाहरण से समझिए कि ऊपर से नीचे की तरफ संप्रेषण कैसे होता है। तो मान लो अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी या प्रधानाचार्य जी अन्य सभी शिक्षकों को अगर कोई संदेश संप्रेषित करते हैं, कोई बात आमने सामने से कहते हैं या कोई कार्यालय आदेश जारी करते हैं, तो प्रधान अध्यापक सामान्य अध्यापकों को कोई आदेश देता है या संप्रेषण करता है उनके साथ, तो वो डाउनवर्ड हो गया। अगर हमसे पद में बड़ा व्यक्ति अगर हमें कोई बात बताता है तो वहां पर अधोगामी संप्रेषण स्थापित होता है, ऊपर से नीचे की ओर। यहां पर पद, स्थिति, स्टेटस, ये बातें काम करती हैं। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का मतलब हुआ अधोगामी का उल्टा, नीचे अधीनस्थ या निम्न पद पर काम करने वाले व्यक्ति ऊंचे पद पर काम करने वाले व्यक्ति को कोई बात कहे, इसको निवेदन कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं, आवेदन कहते हैं, या फिर हम इसको साधारण भाषा में प्रार्थना करना भी कह सकते हैं। इस प्रकार को हम उदाहरण से समझेंगे। एप्लीकेशन यानी जहां पर भी हम कोई आवेदन देते हैं उसको हम ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का एक उदाहरण समझ सकते हैं। मान लो हम कलेक्ट्रेट में जाकर कोई ज्ञापन देते हैं, तो हम जो सामान्य लोग हैं वो कलेक्टर को जो ज्ञापन सौंपते हैं वो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण हुआ। या ये तो फिर ये हो गया कि भाई आम जनता कलेक्टर को देती है, तो कलेक्टर तो जनता का सेवक हुआ, इस अर्थ में कलेक्टर बड़ा कैसे हुआ। तो इसका दूसरा उदाहरण समझ लीजिए कि कलेक्टर के कार्यालय में काम करने वाला कोई कर्मचारी है, एलडीसी है, कोई बाबू है, वो कलेक्टर को अगर कोई बात बताता है, कोई उनसे निवेदन करता है, तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का उदाहरण हो गया। या शिक्षक प्रधानाचार्य से कोई निवेदन करते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण हो गया। फिर रहता है क्षैतिज संप्रेषण, किन के बीच में होगा। तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि एक विद्यालय के अंदर 2 शिक्षक हैं जो समान या क्षैतिज पदों पर काम करते हैं, दोनों व्याख्याता है, उनके बीच में अगर कोई बातचीत होती है, उनके बीच में कोई वार्तालाप स्थापित होता है, तो वो क्षैतिज संप्रेषण का उदाहरण होगा। और इससे भी साधारण शब्दों में अगर कोई 2 समान मित्र आपस में अच्छा संप्रेषण स्थापित करते हैं जिनकी बराबरी है, तो इसको हम क्षैतिज संप्रेषण से समझ सकते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। यहाँ से प्रश्न बनता है कि दे दी जाती है 2 किन्हीं पदों के बीच बात कि प्रधानाचार्य अगर विद्यालय के अन्य शिक्षकों को किसी विशेष परियोजना पर निर्देश देते हैं तो ये किस प्रकार का संप्रेषण हुआ। तो ऐसे संप्रेषण में अपने को इन प्रकारों का ज्ञात होना चाहिए। फिर देखिए माध्यम के आधार पर इसको कौन कौन से भागों में विभाजित करते हैं, प्रकारों में बांटते हैं। तो इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। एक हो जाता है शाब्दिक यानी कि वर्बल, और दूसरा हो जाता है अशाब्दिक। एक में शब्दों का इस्तेमाल होता है, दूसरे में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बिना शब्दों के संप्रेषण स्थापित कैसे होता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमसे कोई पूछता है कैसा लगा, तो हम आंखों का इशारा करते हैं कि बहुत बढ़िया लगा, या फिर हाथ से कर देते हैं कि चीज बहुत अच्छी लगी, ऐसे कर सकते हैं। किसी को बुलाते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, किसी को भेजना हो तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर प्रशंसा करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। ये जो है अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार हुए, यानी संकेत करके। और शाब्दिक संप्रेषण किस प्रकार से होंगे, तो शाब्दिक संप्रेषणों के फिर से हमको 2 प्रकार लिखने पड़ेंगे, लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। लिखित और
मौखिक संप्रेषण। साथियों, जो बात लिखकर बताई जाती है उसको शाब्दिक लिखित संप्रेषण कहेंगे, और जो बात मुख से बोलकर बताई जाती है, चाहे बहुत ज्यादा दूरी से टेलीफोन के माध्यम से हो या आमने सामने बिना किसी स्पेशल डिवाइस का यूज किए हो या लाउड स्पीकर से बोलकर कही हो, ये सारी बातें मौखिक के अंतर्गत आ जाती है। और अशाब्दिक संप्रेषण में दो चीजें काम आती है, एक तो आता है संकेत और एक आता है चक्षु संकेत। संकेत हाथ से हो सकता है और चक्षु संकेत आंखों से होता है। इसके अलावा स्पर्श भी एक मतलब अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार होता है कि स्पर्श के द्वारा किसी को कोई संकेत देना। इस प्रकार हमारे दो आधारों पर जो संप्रेषण के प्रकार हैं वो पूर्ण होते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले हेडिंग की ओर। साथियों, संप्रेषण के प्रकार के बाद में हम बात करेंगे संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, संप्रेषण किन उद्देश्यों से किए जाते हैं। तो संप्रेषण क्यों करते हैं, इसका नॉर्मल अर्थ यही होगा कि हम जो बात बताना चाहते हैं उसको बता दें। लेकिन इसको औपचारिक रूप से हम लिखकर देखते हैं तो कुछ बातें इस प्रकार सामने आती है कि संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, संप्रेषण के उद्देश्य। तो संप्रेषण के उद्देश्यों में पहला देखिए आप, सूचना देना। अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, किसी को कन्वे करना चाहते हैं, तो उस संबंध में हम संप्रेषण करते हैं। आज्ञा या आदेश देना, आज्ञा या आदेश देना, इसमें स्पेशल रूप से आप देखो कि अधोगामी संप्रेषण हो रहा है कि ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति नीचे पद पर बैठे व्यक्ति को आज्ञा दे रहा है। सूचना ऊपर से नीचे भी भेजी जा सकती है और नीचे से ऊपर, मतलब इसमें ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों संप्रेषण स्थापित हो सकते हैं। फिर देखिए आप, सूचना देना, आज्ञा देना हो गया। फिर है सुझाव देना। अगर हम किसी हायर या फिर लोअर किसी भी प्रकार की स्टेटस पर जो व्यक्ति है उसको सुझाव देना चाहते हैं तो इस संबंध में उसको हम सुझाव देना कहेंगे। और आगे हो सकता है चेतावनी देना, कोई अलर्ट करता है तो उसको भी संप्रेषण देना कह सकते हैं, चेतावनी देना। जानकारी देना भी हो सकता है जो कि सूचना देने से मिलता जुलता है। और सुझाव चेतावनी के बाद और इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो देखिए, आज्ञा देना, आदेश देना, सुझाव देना, चेतावनी देना, जानकारी देना इत्यादि इसके उद्देश्य हो सकते हैं। इसके अलावा भी संप्रेषण के कुछ विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं। यानी फाइनल बात क्लियर होती है कि संप्रेषण बातचीत जो आपस में कितनी भी की जाती है जिसके उद्देश्य निश्चित होने चाहिए, उसमें संदेश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसमें इन उद्देश्यों को लिखा है। अब देखिए, हम इन उद्देश्यों को इतने में लिमिट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, संप्रेषण में अनिवार्य रूप से जैसा कहा जाता है संदेश को वैसा ही पहुंचाया जाना चाहिए। तो सोचिए, सूचना गलत नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में। आदेश और आज्ञा, आज्ञा देना या आदेश देना ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। सुझाव देना, चेतावनी देना या जानकारी देना, इनमें से कोई भी बात वर्ड में थोड़ा बहुत भी हेरफेर नहीं होना चाहिए। जैसा हम समझाना चाहते हैं वैसा ही समझने वाले को समझना होता है। इस संबंध में हम संप्रेषण के ये उद्देश्य निर्धारित करते हैं। नोट्स को एक के बाद एक लिख देना है साथियों, ताकि प्रश्न सॉल्व करते टाइम अपने को सावधानी रहे। ये बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, इनको एक बार लिखकर देखकर और दूसरी बार एक बार अगर हम अपने स्तर पर इनको रिवाइज कर लें तो ये हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाती है। अब इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग हम लेते हैं कि संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती है। संप्रेषण की विशेषताएं या संप्रेषण के गुण, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हमने कई खंडों में विभाजित करके थोड़ा विस्तार से आपको समझाने के लिए अपने हिसाब से तैयार किया है। तो विशेषताएं हो सकती है, गुण हो सकते हैं, अच्छे संप्रेषण की परिस्थितियां हो सकती है, ऐसी कई चीजों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, संप्रेषण की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हम लेंगे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, देखो, विश्वसनीयता शब्द का प्रयोग हमने किस अर्थ में लिया गया है, तो देख लेना, जैसा चाहा गया वैसा, जैसा चाहा गया वैसा। हिंदी में इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है यथेष्ट, यानी जैसा चाहा गया वैसा पहुंच जाना। संप्रेषण के समय संप्रेषक जो संदेश भेजना चाहता है वो जैसा भेजना चाहे अगर वैसा ही रिसीवर तक यानी ग्राही तक पहुंच जाए तो ऐसे संप्रेषण की इस विशेषता को कहेंगे विश्वसनीयता। दूसरी बात हम कहेंगे स्पष्टता। ये शब्द ऐसे के ऐसे प्रश्नों में प्रयोग हो सकते हैं। स्पष्टता का मतलब है भाषा संप्रेषण के दौरान ऐसी प्रयोग की जानी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, शब्द चयन की कोई समस्या ना हो, भाषा की कठिनता या सरलता की कोई समस्या ना हो।
या फिर ऐसी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना किया जाए जो ग्राही को समझ में नहीं आए, क्योंकि अगर ग्राही संदेश को सही रूप में समझ नहीं पाएगा तो ऐसी बात को, ऐसे वार्तालाप को हम संप्रेषण की संज्ञा नहीं दे सकते। इसलिए संप्रेषण में स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक है। फिर आप देखिए, दो पक्ष अनिवार्य है। जब संप्रेषण स्थापित होता है तो चाहे आमने सामने से हो, चाहे पत्र व्यवहार से हो, चाहे टेलीफोन से हो, चाहे वीडियो कॉल से हो, वहां पे कम से कम दो पक्षों का होना जरूरी है। अब ये चीज हमने और कहाँ देखी थी? तो ये हमने अंत्य क्रिया में देखी थी और शिक्षण प्रक्रिया में देखी थी कि शिक्षण प्रक्रिया में कम से कम दो पक्षों का होना जरूरी होता है। अब स्पष्टता, और इसके बाद अगली देखिए, समान भाषा, समान भाषा का ज्ञान, यानी दोनों पक्षों को, रिसीवर को और सेंडर को, दोनों को उस भाषा का सही रूप से ज्ञान होना चाहिए जिस भाषा का उपयोग करते हुए संप्रेषण किया जा रहा है। मान लो हम किसी ग्राहक को अंग्रेजी में संदेश भेजते हैं, लेटर भेजते हैं या फिर टाइप संदेश टेक्स्ट में भेजते हैं और उसको अंग्रेजी का ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा भेजा गया संदेश ग्राहक प्राप्त नहीं कर पाएगा और इसको हम संप्रेषण की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगला उद्देश्य है, अगली जो विशेषता या गुण है वो है निश्चित उद्देश्य। बिना उद्देश्य के की जाने वाली बात को हम बकवास कहते हैं, टाइम पास, गप मारना भी कह सकते हैं। निश्चित उद्देश्य के साथ जो बात की जाती है उस बात को हम संप्रेषण के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो साथियों, कुछ विशेषताएं यूं ही है, इनको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम अगले उद्देश्यों की बात करते हैं कि संप्रेषण के लिए हम कौन से शब्दों का फिर प्रयोग करेंगे या इसकी विशेषता क्या होगी। साथियों, अगली विशेषता आप देखिए, संप्रेषण के अंदर कौन सी होगी? भाषा की स्पष्टता हो गई, भाषा की सरलता। भाषा सरल होनी चाहिए अनिवार्य रूप से। कई बार क्या होता है कि बातें भाषा के फेर में या भाषा के पेंच में फंसकर अर्थ का अनर्थ दे देती है। जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर को अगर जरूरत से ज्यादा घुमाया जाए तो स्क्रू फ्री हो जाता है। ठीक वैसे ही किसी भी संदेश को भेजने के लिए भाषा को ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहिए, जितना हो सके उसको सरल रूप में पेश किया जाना चाहिए। अगला एक अच्छे संप्रेषण का विशेषता होगी माध्यम अच्छा हो। इसके लिए और भी शब्दों का प्रयोग हो सकता है, उपयुक्त माध्यम हो, सम्यक माध्यम हो, समझ में मतलब संदेश को सही रूप से संप्रेषित करने लायक माध्यम हो। देखो, ऑफिशियल रूप से हमारे सोशल मीडिया से या फिर किसी भी आधुनिक डिवाइस से अगर संदेश भेजे जाता है तो ऑफिशियल मैसेज हमेशा ईमेल से भेजे जाते हैं और उस ईमेल का इस्तेमाल किए जाने का कारण यही है कि ईमेल से जैसा मैसेज भेजते हैं उसी क्वालिटी में ग्राही तक पहुंच जाता है। उसमें किसी हेरफेर की संभावना नहीं रहती और इतनी आसानी से उस पर किसी साइबर अटैक का भी खतरा नहीं रहता, वो सिक्योर होती है। इसलिए ईमेल का इस्तेमाल करते हैं और ईमेल को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही कारण है कि एक अच्छे संप्रेषण के लिए अच्छे माध्यम का होना जरूरी है। इसके साथ हमारी संप्रेषण की जो खास खास विशेषताएं और गुण हैं वो पूरे होते हैं। ध्यान रखना साथियों, इसमें सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट चीज है भाषा का ज्ञान, भाषा का सही इस्तेमाल, भाषा की सरलता और दूसरी चीज है विश्वसनीयता की, जिस प्रकार या जिस रूप में हम इसको भेजना चाहे उसी रूप में भेज सकते हैं। अब संप्रेषण के लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? तो शब्दों के प्रयोग के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छा या अर्थपूर्ण संप्रेषण, अच्छा संचार, गुड कम्युनिकेशन इंग्लिश में इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक अंत्यक्रिया शब्द का प्रयोग भी हम संप्रेषण के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी संप्रेषण की विशेषताएं पूरी हुई। जितनी हमने पढ़ी वो पूरी की पूरी कवर चीजों को नहीं करती है, लेकिन आप समझेंगे तो इनके इर्द गिर्द की अन्य विशेषताओं को आप क्लियर कर पाएंगे। अगला हम देखते हैं कि संप्रेषण में बाधाएं कौन सी आ सकती है। संप्रेषण के मार्ग में बाधाएं, संप्रेषण की बाधाएं। अगर संप्रेषणकर्ता इन चीजों को समझ ले कि उसके संप्रेषण के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आएगी तो उन बाधाओं से अपने संप्रेषण को कुप्रभावित होने से बचा सकता है। इस संबंध में हमको इसका ज्ञान होना चाहिए। अब संप्रेषण की बाधाओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है भौतिक बाधा और दूसरा हम इसका डिवीजन कर सकते हैं भाषाई बाधाओं में या भाषिक बाधाओं में। भाषाई बाधाएं, अब भौतिक बाधाएं क्या होगी? तो ये टोटली एनवायरनमेंट पर और यूज होने वाले मीडिया पर डिपेंड करेगी कि वो भौतिक बाधाएं किस प्रकार पहुंचाते हैं। तो पहला हम कह सकते हैं अशांत वातावरण। अशांत वातावरण, मान लो कोलाहल के बीच
कोई व्यक्ति एक बात को बहुत लोगों तक संप्रेषित करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वो नहीं कर सकता। इसलिए अक्सर वक्ता की बात श्रोता तक पहुंचने के लिए उनके बीच में शांति का होना जरूरी है। इसलिए ऐसे संप्रेषण के इस्तेमाल होने से पहले शांत रहने का, चुप रहने का संकेत भी दिया जाता है। फिर देखिए और क्या हो सकता है, अनुपयुक्त या खराब, अनुपयुक्त या फिर खराब माध्यम। अगर हम किसी ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसका माइक खराब है और आवाज दूसरे तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो ऐसी स्थिति में वो अनुपयुक्त या फिर खराब माध्यम कहा जाएगा। अब भाषाई बाधाएं कौन कौन सी होती है, तो देखो, अ, अल्प ज्ञान, भाषा का अल्प ज्ञान। अगर भाषा सेंडर और रिसीवर दोनों में से किसी को भी भाषा का कम ज्ञान है तो वो अस्पष्ट रूप से संदेश को भेजेगा और ऐसे में संदेश प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है भाषा की अस्पष्टता। अस्पष्ट भाषा में अगर संदेश भेजा जाता है, संप्रेषण किया जाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस प्रकार भाषाई बाधाएं और भी हो सकती है, जैसे कि बोलकर भेजे जाने में उच्चारण की अशुद्धता हो, या आवाज जो है उच्चारण सही नहीं हो, आवाज खराब हो, या फिर लिखावट खराब हो। ये सब भाषाई जो बाधाएं होती है उसके अंतर्गत आती है। और संप्रेषण के लिए भाषा के अलावा जितनी भी चीजों का उपयोग होता है उसको हम भौतिक बाधाओं में कह सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि एक डाकिया है जो समय पर डाक को नहीं पहुंचाता है और जिसके कारण संप्रेषण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, तो इस संबंध में इसको हम भौतिक बाधा में रखेंगे या भाषाई बाधाओं में। डाकिया समय पर डाक नहीं पहुंचा पाता है, मान लो वो इसके योग्य नहीं है और आलसी है, समय पर डाक को नहीं पहुंचाता है, तो इस बाधा के कारण संप्रेषण कुप्रभावित हुआ। तो आप डिफाइन करेंगे कि भाई इसको भौतिक बाधा में रखना है या भाषाई बाधा में, इस पर आप विचार करना। अब इस हेडिंग को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम इसको शिक्षण से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम शिक्षण अभिक्षमता की बात कर रहे हैं, तो टीचिंग और लर्निंग में संप्रेषण का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं या कैसे उपयोगी, एक शिक्षक के लिए संप्रेषण की क्या उपयोगिता है। तो शिक्षण अधिगम में संप्रेषण, शिक्षण अधिगम में संप्रेषण। साथियों, शिक्षण को हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं, ये हम उस टॉपिक में पढ़े थे जिसमें शिक्षण अधिगम को समझा था। तब हमने देखा कि शिक्षण एक अंत्यक्रिया है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, शिक्षण एक अच्छा वार्तालाप है। शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कम ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ जुड़ाव स्थापित करता है और इस अर्थ में उसको हम संप्रेषण ही कहेंगे। तो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में संप्रेषण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस टॉपिक में लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि लिखने के मामलों में बहुत ज्यादा बातें आ जाती है। कितना लिखेंगे हम, मान लो कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थी व शिक्षक के बीच में, विद्यार्थी व शिक्षक के बीच में अर्थपूर्ण बात, शिक्षक व विद्यार्थी के बीच अर्थपूर्ण वार्तालाप, अर्थपूर्ण वार्तालाप, इसको हम एक प्रकार का संप्रेषण कहेंगे। वे विद्यालय में एक आदेश जो होते हैं प्रधानाचार्य के द्वारा पूरे विद्यालय के लिए होते हैं, जो छात्रों और अध्यापकों सबके लिए हो सकते हैं, पेरेंट्स के लिए भी हो सकते हैं, उस संबंध में भी वो जो है संप्रेषण कहलाएगा। अगर प्रार्थना सभा में विद्यालय के कोई प्रभारी शिक्षक या फिर प्रधानाचार्य को संदेश संप्रेषित करते हैं तो वो भी संप्रेषण होगा। इसके अलावा अगर एक टीचर पढ़ाने के सिवा शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों को कुछ समझाने की कोशिश करता है, तब भी वो संप्रेषण का उपयोग करेगा। इसलिए संप्रेषण जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हेडिंग मैंने इस उद्देश्य से लिखा है ताकि आप इस बात को समझ सकें कि शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत हमने संप्रेषण टॉपिक को क्यों लिया। तो इसकी वजह यही है साथियों कि एक अच्छे शिक्षक में बढ़िया संप्रेषण का गुण होना चाहिए। अगर एक शिक्षक अच्छा संप्रेषक नहीं है तो वो अपने शिक्षण उद्देश्यों को पूर्णता की तरफ नहीं ले जा सकता है। इसी के साथ आज अपना ये टॉपिक पूरा होता है। साथियों, आशा है कि आपकी पढ़ाई जो है निरंतर अच्छी चल रही होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम समय समय पर आपके सामने विषयवार कक्षाएं लेकर उपस्थित होते रहेंगे। पीटीटी की परीक्षा को हालांकि बहुत कम समय बचा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक अच्छी योजना कम से कम समय में सिलेबस को पूरा करते हुए, समझते हुए परीक्षा तक पहुंचने की बनाई है, जो योजना आपके साथ सही समय पर शेयर कर दी जाएगी 1-2 दिन में। और उस योजना के अनुसार हम सही समय पर आपके सामने कक्षाएं लेकर आने की कोशिश करेंगे। सीमित संसाधनों के साथ की गई हमारी शुरुआत में हम दिनों दिन सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी अनुपात में आपका साथ भी मिल रहा है। तो आशा करते हैं कि हम भी
अपनी मेहनत को बढ़ाते रहेंगे और आपके सामने अच्छी से अच्छी चीज़ों को लेकर आते रहेंगे और आपका रेस्पॉन्स भी हमें मिलता रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम। मिलते हैं अगली क्लास में वापस।